हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की जनरल साइंस क्लास है फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जिसमें क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का नॉर्मल साइंस पूछा जाता है। उसमें हम केमिस्ट्री की ये पार्ट नंबर 4 क्लास है। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सो ये क्लास नंबर 4 कहलाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4। चलिए देखिए क्या क्या इसमें पूछा है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए जनरल साइंस, SCIENC, जनरल साइंस। ओके, केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री पार्ट नंबर 4 चल रहा है और हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्बनिक रसायन। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक बड़ा पार्ट है केमिस्ट्री का। फटाफट एकदम सुपर फास्ट रफ्तार में इसको डील करेंगे, देखेंगे जल्दी से। पहले थ्योरी फिर इसके क्वेश्चंस। कार्बनिक रसायन। कार्बन तत्व सभी जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। सभी जीवित वस्तुएं जैसे पौधे तथा जानवर कार्बन यौगिकों से मिलकर के बने होते हैं। तो जितने भी पौधे जानवर है सबके अंदर कार्बन यौगिक पाया जाता है। एग्जाम्पल, हमारा शरीर प्रोटीन हीमोग्लोबिन से मिलकर के बना है, और भी चीजें हैं, बट प्रोटीन और हीमोग्लोबिन मेनली जो है कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन की यौगिक है, इन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बन तत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कार्बन हमेशा सह संयोजक बंध बनाता है, मतलब जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C62,4 होता है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है बेटा वो 4 होती है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, और 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2,6 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2,4। ओके, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,4 होता है। कार्बन की श्रृंखलित होने के गुण तथा इसकी संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक। तो दो चीजें हैं, देखिए, एक तो इसकी वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 4 है मतलब टेट्रा वैलेंसी जिसको लिख सकते हो, टेट्रा वैलेंसी। एक नेचर तो इसका टेट्रा वैलेंसी। दूसरा जो इसका नेचर है दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, चेनिंग, मतलब चेन बनाने की एबिलिटी, श्रृंखला गुण। ओके, श्रृंखला गुण हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला गुण। तो इसकी वजह से जो होता है कार्बन बहुत ही फेवरेबल हो जाता है, इसके काफी सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं, ये बहुत दोस्ती करता है। और ये कह लीजिए कि पूरी केमिस्ट्री एक तरफ और कार्बन एक तरफ, मतलब कार्बन के जितने बॉन्ड्स बना के कंपाउंड बनते हैं, पूरी केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट को मिला दो उतने कंपाउंड्स पूरी केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट के भी नहीं बनते हैं। चलिए, तो कुल मिला के कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। चलिए अब बात करते हैं कार्बन का यूज। तो कार्बन एक बहुत अच्छा फ्यूल है जो पाया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, ये सारे कार्बन की ईंधन है। ओके, ईंधन मतलब फ्यूल, ये सारे जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल है। ये मृत जानवरों और पेड़ पौधों के अपघटन के फलस्वरूप बने हैं। ये मृत जानवर व पौधे पृथ्वी के नीचे दबे रहे तथा भौगोलिक परिवर्तन, उच्च ताप व उच्च दाब के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। चलिए तो बात करते हैं जीवाश्म ईंधन में कौन कौन है। कोयला, हजारों सालों से पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दबते रहे हैं। उच्च ताप व दाब के कारण ये पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। कोयले में कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं। कोयले के मुख्य 3 रूप हैं। लिग्नाइट में जो गंदा कोयला होता है सबसे, लिग्नाइट में लगभग 28 से 30% कार्बन पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस। तो भैया कार्बन की परसेंटेज पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो लिग्नाइट में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 20 से लेके 28 से लेके 30% होती है लिग्नाइट में। लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस कोयला आता है। बिटुमिनस में जो परसेंटेज होती है वो 78 से लेके 87% कार्बन की परसेंटेज होती है। लास्ट है एंथ्रासाइड जो कोयला होता है, उसमें 94 से लेकर के 98% कार्बन की पाई जाती है एंथ्रासाइड कोयले में। ओके, तो ये तो हो गई कार्बन के टाइप। पहला है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइड। तो सबसे गंदा कोयला जो होता है लिग्नाइट होता है, सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। ओके, चलिए आइए बात करते हैं। भारत में कोयले की खदानें मेनली का झारखंड में है सबसे ज्यादा कोयला, झिरिया नाम है, झरिया। फिर झारखंड में दूसरी कोयले की खदान है बेस्ट फेमस, बोकारो। उसके अलावा कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है, थोड़ा बहुत फिर पहले नंबर पे झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल का आता है, फिर छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत, मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत। तो मेन झारखंड और पश्चिम बंगाल है ये कोयले की खदान है। बोकारो एक जगह है झारखंड में, वहाँ भी कोयले की खदान है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर कोयला की खदान है, रानीगंज एक जगह है ना। यस, तो अब कोयले के उपयोग, कोयला का उपयोग, कोयले का उपयोग यह है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह कोल गैस, विद्युत संश्लेषित पेट्रोलियम आदि के उत्पादन में काम में आता है। भाई कोयला जो होता है ये ऊर्जा का बहुत स्रोत है, मतलब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयला जानते हो अपनी विद्युत जो बनती है वो भी कोयले से बनती है। इसके बाद कोयले से क्या बनती है, कोल गैस।
कोलेरस बनाने में, विद्युत बनाने में, संश्लेषित पेट्रोल आदि के उत्पादन में काम में आता है, ठीक ना। सिंथेसाइज्ड पेट्रोल कार्बनिक यौगिकों के उत्पादन के काम में आता है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, कार्बन कंपाउंड है, उनके उत्पादन में कोयला काम में आता है। भाई ये पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है भाई? यह गहरे रंग का एक तरल द्रव है। यह जल से हल्का और इसमें अविलीय है, मतलब पानी में घुलता नहीं है। यह समुद्री पेड़ पौधों व जानवरों के उच्च ताप व दाब पर अपघटन होने के कारण बनता है। यह प्रक्रिया हजारों साल संपन्न हुई है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के स्वरूप जो होती हैं, मिलती हैं जो गैसेस जो मिलते हैं, क्या है? पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन, मोम, रेजिन, एस्फाल्ट भी एक चीज होता है। एस्फाल्ट आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। और भैया लोग पेट्रोलियम गैस, अब सारे इनके मैं पार्ट्स की बात कर लेता हूँ। पेट्रोलियम गैस मिलती है, ये भी किससे मिलती है? पेट्रोलियम के ही प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती है पेट्रोलियम गैस, जिसको मेथोन। प्राकृतिक गैस सबसे पहली होती है प्राकृतिक गैस, जिसे मीथेन बोलते हैं। प्राकृतिक गैस कोयले को हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करने पर बनती है। मतलब केमिकली अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हाई प्रेशर पर गर्म किया जाता है, तो आपकी मीथेन गैस निकल करके आती है, अगर आप इसको इंडस्ट्री में बनाने की बात करेंगे, है ना। यह तेल कुओं से उच्च दाब पर गर्म, मतलब हाई प्रेशर पर गर्म करना पड़ेगा तो मिलती है। यह तेल कुओं से सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। जो तेल के कुएं होते हैं वहां से ये बाई प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोलियम तो मिलेगा ही, साथ में ये गैस भी मिलेगी, प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव मीथेन होती है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक गैस में केवल मीथेन मिलती है, प्राकृतिक गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मीथेन होती है। भारत में प्राकृतिक गैस के कुएं त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहां पर पाया जाता है ना। ये भारत में प्राकृतिक गैस के कुएं हैं, है ना। तो इसके बाद यह घर व फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। आजकल प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में मोटर वाहनों में प्रयुक्त होती है। जो ईंधन होता है मोटर वाहनों में चलने के लिए, सीएनजी गैसेस, है ना, तो इनमें आजकल इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, गाड़ियां चलती हैं। अब बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस ही बोलते हैं। एलपीजी क्या होती है देखिए, यह ब्यूटेन तथा इथेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। तो बहुत लोग जानते हैं कि केवल ब्यूटेन मिलाई जाती है, भाई ऐसा नहीं है। इसमें एलपीजी में C4, ब्यूटेन क्या होता है? C4H10 और इथेन क्या होता है? C2H6। तो मेन कंस्टिट्यूएंट तो यही रहता है, ब्यूटेन मिलाया जाता है, थोड़ा पार्ट ये भी होता है, ओके। यह ब्यूटेन तथा एथेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है एवं रसोई गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम गैस के प्रभाजी आसवन से मिलती है। हाँ, तो ये तो पेट्रोलियम का आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, प्रभाजी आसवन कर लो तो आपको मिल जाएगी, या प्राकृतिक गैस का आप प्रभाजी आसवन कर लो तो आपको मिल जाएगी। हाँ, एलपीजी के रिसाव की तुरंत पहचान करने के लिए इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मरकेप्टम, उसका पूरा नाम है मिथाइल मरकेप्टम मिश्रित कर देते हैं, जिससे कि दुर्गंध का पता चले, अदरवाइज दुर्गंध ही पता नहीं चलती। चलिए अब बात करते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट की बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर यहाँ पर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस फिनिश होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में इतना कर लीजिए, आ जाएगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं अम्ल, क्षार, लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं? लो भैया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखो भाई, एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं? सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए जो थ्योरी दी थी वो आर्हीनियस ने दी थी। तो आर्हीनियस जो साइंटिस्ट थे उनकी थी आयोनिक थ्योरी। तो आर्हीनियस का आयोनिक सिद्धांत क्या था? आर्हीनियस की आयनिक सिद्धांत या आयनिक थ्योरी क्या कहती थी? आर्हीनियस कहते हैं कि अपने सिद्धांत के अनुसार, आयनिक थ्योरी के अनुसार, कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर के H+ आयन देते हैं। मतलब कि अपने एक्वस फेज में कोई एसिड अगर अपने एक्वस फेज में H+ रिलीज करता है तो वो एसिड कहलाएगा। कोई भी अगर सबस्टेंस कह लो, है ना, कोई भी चीज, कोई भी सबस्टेंस कह लो या ना, तो अगर वो पानी में डिजोल्व होते ही H+ आयन यदि रिलीज करता है तो उसको अपन बोलते हैं एसिड। तो कोई भी अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर के H+ आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार यानी कि बेस वो होते हैं जो पानी में डिजोल्व होकर के OH- आयन देते हैं, उनको अपन क्षार बोलते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम्पल के लिए HCl जो होता है वो एसिड होता है, तो HCl जो होता है पानी में डिजोल्व होकर क्या देता है, H प्लस और Cl माइनस, और जो NaOH होता है वो पानी में डिजोल्व होकर के क्या देता है, वो देता है Na प्लस और OH माइनस, ये NaOH देता है। ये जो थ्योरी थी ये तो आर्हेनियस की थ्योरी थी। सेकेंड थ्योरी है जिसको बोलते हैं ब्रांस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत। तो ब्रांस्टेड लॉरी वो कहते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन यानी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। अम्ल वो होते हैं जो H प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। अम्ल तथा वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जी हाँ, तो देखो वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था वो H प्लस और H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे था आर्हेनियस की थ्योरी में, कि जो H प्लस आयन देते हैं वो एसिड, जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेस। बट जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी है वो ये है कि जो H प्लस आयन देते हैं, जो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं उनको अम्ल बोलते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं यानी बेस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में एसिड बेस पेयर बनते थे। देखिए कैसे, देखिए HCl और NH3 ये क्या बनाते हैं, ये NH4 प्लस Cl माइनस। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से इसने प्रोटॉन रिलीज किया, NH3 ने प्रोटॉन जो है जो H प्लस आयन देते हैं, तो HCl यहाँ पे प्रोटॉन दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। कैसे देखो, HCl ने H प्लस दे दिया और क्या बन गया, ओनली Cl माइनस, है ना। तो एक तरीके से इसने क्या गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन झपट्टा मार के छीन लिया। तो इलेक्ट्रॉन जो इसने H प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके चला गया। ओके, ज़्यादा उस पर मत जाते हैं, डिटेल में मत जाइए, सीधी बात देखिए, इसने प्रोटॉन को लूज कर दिया तो ये एसिड बन जाएगा, और इसने एक प्रोटॉन खा लिया है तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर H प्लस आया है तो बेस बन जाएगा। तो NH3 यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, यानी कि क्षार का काम कर रहा है, क्योंकि NH3 प्रोटॉन गेन कर रहा है ना, तभी तो NH4 प्लस बन गया है, तो उसको बेस बोलेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, लवण, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। ओके, तो जिन यौगिक रासायनिक संगठन में क्षारकी तथा अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं, मूलक यानी कि पार्ट, रेडिकल्स। ओके, तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें एसिड और बेस दोनों रेडिकल पाए जाते हैं, या एसिड और बेस की फॉर्मेशन से बनते हैं ये कंपाउंड, इनको अपन लवण या सॉल्ट बोलते हैं। लवण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, मतलब जो सॉल्ट है उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट जैसे कि NaCl हो गया, KNO3 हो गया, इनको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, जिसमें एक ही मूलक हुआ करता है, एक ही पार्ट हुआ करता है, एक Na एक OH, एक हो गया Na और एक हो गया OH, या एक हो गया K और एक हो गया NO3, जो बना KNO3, ये कहलाते हैं अपने पास, है ना। तो ये सिंपल सॉल्ट कहलाते हैं, इनको बोलते हैं अपन सिंपल सॉल्ट, ठीक है ना। यस, तो ये सिंपल सॉल्ट है जिसमें सिंगल आयन होते हैं। दूसरा देखिए डबल सॉल्ट, DOUBLE, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में देखिए 2 मूलक रहेंगे किसी रूप में, जैसे K2SO4, जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2K प्लस SO4 माइनस 2। तो देखिए सोडियम के कितने, पोटेशियम के कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 हैं, तो इनको डबल सॉल्ट बोलते हैं। ओके, या किसी भी रूप में जैसे Al2SO4 का होल ट्वाइस, Al2SO4 होल थ्राइस, यस, SO4 होल थ्राइस। ओके, तो ये डबल सॉल्ट है ना, ये डबल सॉल्ट है। ओके, थोड़ा सा गलती हो गई, ये सिंगल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल ये होता है। डबल सॉल्ट अकेला नहीं है, डबल सॉल्ट ये होते हैं जिनको में देखिए ये है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2। हाँ, ये क्या है यार, ये एलम फिटकिरी है ये। हाँ, तो फिटकिरी एक डबल सॉल्ट होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है फिटकिरी कैसा सॉल्ट है, तो फिटकिरी एक डबल सॉल्ट है। यस, देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, कि ये है और एक ये है, इसकी वजह से डबल कहलाता। अगर अकेले K2SO4 होता ना तो वो सिंगल सॉल्ट ही कहलाता, अगर अकेले Al2SO4 होता ना, Al2SO4 होल थ्राइस, तो बच्चों वो भी सिंगल सॉल्ट ही कहलाता। वो कंसेप्ट नहीं है कि ये 2 है तो, नो, दैट इज रॉन्ग। ओके, अकेला ये कंसेप्ट होता है, ये सिंगल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है ना। ये डबल सॉल्ट का मतलब इसमें 2 पार्ट है, एक ये भी है, एक ये भी है, पानी जुड़ा हुआ है, पानी जो होता है उनको जोड़ने का काम करता है ना। चलिए, पानी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो वाटर है यहाँ पे वो कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा है
तीसरे सॉल्ट को बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या उसको हिंदी बोलते हैं संकर सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या संकर सॉल्ट क्या होता है। तो जो होता है Fe, जैसे फेरोसाइनेट, कॉपर फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट, K4FeCN6 जो है, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्लियर हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है। 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, इनको याद रख लो, ठीक है ना। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पीएच वैल्यू। भाई पीएच वैल्यू क्या होती है ये भी जान लो, क्योंकि एसिड और बेस पढ़ लिया तो पीएच वैल्यू का भी ज्ञान होना चाहिए ना। पीएच वैल्यूज क्या होती हैं? पीएच वैल्यू से आप आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो एसिड्स हैं उनका स्ट्रेंथ क्या है, बेस की स्ट्रेंथ क्या है। तो पीएच वैल्यू क्या होती है? देखो सोरेनसन थे, एक केमिस्ट थे सोरेनसन ने 1909 में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पीएच के रूप में व्यक्त किया। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को वो पीएच के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसको पीएच की फॉर्म में लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लघुगणक को पीएच कहते हैं। मतलब कि इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच की वैल्यू होती है पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यस, ये हो गया पीएच की वैल्यू। तो यदि पीएच इक्वल टू 7 आ जाएगा तो पीएच इक्वल टू 7 में जो आपका सोल्यूशन होगा वो होगा न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके, अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7 है तो बेटा जो आपका सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। और अगर पीएच इज लेस देन 7 है तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। तो भाई ये है पीएच के कंसेप्ट बेस हो गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी बार, इनकी तैयारी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और अब बचते हैं हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज और उनके नाम और उनके फार्मूलाज। तो चलो उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फार्मूलेज, नाम और उनके यूज़ क्या है वो भी बता देते हैं। चलिए, तो अब फाइनली इस चैप्टर को फाइनल टेस्ट देंगे। लिखिए कुछ समान यौगिक सम कंपाउंड्स, उनके रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। तो चलो भैया, ये यहाँ पे मैं कंपाउंड बताऊंगा, लिख लो कंपाउंड यानी कि यौगिक। ओके, और साथ में उनका नाम भी बताऊंगा मैं, रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम बताऊंगा, केमिकल नेम। ओके, अब इनका यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा और यहाँ पे इनके यूज़ रहेंगे। तो बस मेन बातें बताऊंगा मैं, फार्मूला यूज़ जो काम है। जैसे अब H2 सल्फ्यूरिक एसिड, पहला सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। फार्मूला सब लोग जानते हो, H2SO4 होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है बहुत सारी। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला होता है HCl4 और यूज़ कहाँ होता है इसका? इंडस्ट्री में। तीसरा नाइट्रिक एसिड ले लो, HNO3 होता है, फार्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड मतलब फार्मूला HNO3 एंड यूज़ कहाँ होता है? इंडस्ट्री में। एसिडिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? विनेगर बनाने में, सिरका बोलते हैं हिंदी में। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है, NaOH का यूज़ कहाँ होता है बेटा? NaOH एक बहुत प्रोमिनेंट सॉल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। एंड यूज़ जो होता है इसका कॉस्टिक सोडा, कपड़े धोने के लिए कॉस्टिक सोडा पहले बनता है, उससे सर्फ बनता है, निरमा वगैरह बनता है ना, कॉस्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट CuSO4, तो CuSO4 का यूज़ कहाँ पे होता है? बोर्डेक्स पाउडर के रूप में फंगी नाशक, मतलब फंगी जो होती हैं उनको नाश करने के लिए, हटाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, CuSO4। देन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है दर्पण बनाने के लिए, मिरर बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिशिंग पीछे की जाती है। ओके, दर्पण बनाने के। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr फोटोग्राफी में यूज होता है। देन सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइपोसल्फेट है ना, तो इसका फॉर्मूला लिख लो। AgBr तो बता दिया मैंने, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। सोडियम थायोसल्फेट, थायो जहाँ पे आता है ना सल्फर आता है, तो Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। ये जो होता है इसको हाइपोसल्फेट भी बोलते हैं। ये किस में यूज़ होता है? ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है। नाम लिखना मेरे को, सोडियम थायोसल्फेट। फॉर्मूला यहाँ पे आएगा Na2S2O3। Na2S2O3। तो इसका यूज जो होता है किसमें होता है? फोटोग्राफ। इसका यूज जो होता है, इसका भी यूज फोटोग्राफी में ही होता है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। इसका यूज होता है जल गैस बनाने में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें यूज अग्निशामक यानी कि CO2 का यूज अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का यूज किसमें होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का इस्तेमाल किस में किया जाता है भाई? अपने एनर्जी बूस्टर के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। देन मीथेन CH4 एक तरीके का क्या है भाई? ये नेचुरल गैस का पार्ट है ना, तो ये तो वो है, मार्च गैस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि मंगल ग्रह में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें यूज़ क्या होता है? इसका यूज होता है एज ए फ्यूल होता है। देन इसके बाद एथिलीन का फॉर्मूला लिख लो, एथिलीन C2H4। हाँ, C2H4 एथिलीन होती है। इसका यूज़ किस में होता है? पॉलीथीन बनाने में होता है और उससे फलों को पकाया जाता है। ओके, मतलब फल जो होता है उसको पकाने के लिए और पॉलीथीन बनाने में इसका यूज़ होता है। देन अगर लिख लो एसिटिलीन C2H2, एसिटिलीन होता है C2H2। तो C2H2 के क्या किया जाता है? गैस वेल्डिंग जो होती है ना, गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल, गैस वेल्डिंग में C2H2 का यूज़ किया जाता है ना,
C2H2. देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, हिंदी में इसको बोलते हैं छूने का पानी। किसके लिए किया जाता है? टेस्टिंग होती है इससे, CO2 को टेस्ट करते हैं कि CO2 है कि नहीं है। देन CaO चूना, CaO के चूना किसमें? सफेदी करने में, व्हाइट वॉशिंग करने में CO का इस्तेमाल होता है। देन उसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अमोनिया एज ए कूलेंट यूज होता है, कूलेंट के रूप में होता है, वैसे खाद भी बनाया, फर्टिलाइजर वगैरह बनाए जाते हैं। देन अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, यस NH4NO3। पहले तो इसका बड़ा अच्छा यूज होता था, लोग इसको खाद के रूप में यूज होता है, बट आजकल इससे बम बनाए जाते हैं, है ना। तो ये फर्टिलाइजर होता है, बट आजकल मिलता नहीं, आप लेने जाओगे आपको नहीं मिलेगा, इससे बम बनता है ना। देन अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO2। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO2, ये बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर होता है। ओके, सोडियम अमोनियम सल्फेट जो होता है ये फर्टिलाइजर होता है। देन यूरिया NH2CO NH2CO यूरिया जो होता है, इसमें भी फर्टिलाइजर में इसका यूज होता है। देन ओजोन O3, हाँ O3, ओजोन जो O3 होते हैं, O3 का यूज है ना पानी में, जो पानी को डिसइंफेक्टेंट करने में, मतलब कीटाणुओं को मारने में, जीवाणु नाशक करने के लिए ओजोनोलिसिस किया जाता है, कीड़े मर जाते हैं पानी के छोटे छोटे। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 वर्णक यानी कलर करने के लिए। रेड ऑक्साइड आता है, लेड ऑक्साइड बोलते हैं उसको, मगर लोग रेड ऑक्साइड बोलते हैं। जब नया दरवाजा लोहा वगैरह बनवाते हो तो सबसे पहले ला करके उसके ऊपर पुताई करते हैं ब्राउन से कलर का, वो होता है लेड ऑक्साइड Fe2O3। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसका जो नाम है वो है फेरिक ऑक्साइड। समझ गए ना? हाँ। Ca3PO4 बताया मैंने? नहीं बताया। Ca3PO4 लिख लो, Ca3PO4 लाइम का सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, Ca3PO4। मतलब कैल्शियम फॉस्फेट भी कहला जाएगा ये, है ना। इसका नाम क्या है? इसका इंडस्ट्रियल नेम है लाइम, केमिकल नेम है लाइम का सुपर फॉस्फेट। किसमें यूज होता है ये? फर्टिलाइजर के रूप में। चलो अब अगले बात करते हैं कुछ रासायनिक। अभी तो हो गए यौगिक की बात कर ली, अब अपन कुछ नाम, कुछ और भी हैं, बहुत सारे हैं, और उनके फॉर्मूले की बात करते हैं, यूज की बात नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहला बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड, है ना। बोरिक एसिड क्या होता है बेटा? H3BO3, ये बोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। देन बेकिंग पाउडर क्या होता है भाई? बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख लो, NaHCO3 प्लस CaH2PO4 होल ट्वाइस, प्लस इसमें कुछ यूज होता है जिसको बोलते हैं मंड। ओके, NaHCO3, ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस CaH2PO4 होल ट्वाइस प्लस मंड। देन इसके बाद बात करते हैं क्रोमियम एलम, यानी क्रोमियम वाली फिटकरी। पोटास एलम देख लिया था, अब क्रोमियम एलम K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइस। हाँ, वहाँ पे एल्यूमिनियम चला रहा है, यहाँ पे क्रोमियम चलेगा, एंड .24H2O। कुछ फर्क क्या हुआ है भाई? एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम आ गया और कुछ नहीं हुआ है। देन कालगन Na2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भाई, कालगन का नाम लिख लो Na2। देन Na4PO3 का होल पावर 6 कालगन। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सब जानते हो, NaOH। कास्टिक पोटास KOH। ड्यूटीरियम का फॉर्मूला D बोलते हैं या 1H2 बोलते हैं। DDT मतलब पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राईक्लोरोइथेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम पूछता है DDT का पूरा नाम क्या है? पैरा लगाया नहीं जाता, पैरा पोजीशन होती, केमिस्ट्री वाले जानते होंगे। पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राईक्लोरोइथेन लिख लो, डाई क्लोरो डाई फेनिल एंड ट्राईक्लोरोइथेन। तो यार ये DDT का नाम है पूरा, जिससे मच्छर भगाया जाता है ना, DDT पाउडर। मार्स गैस CH4 सब लोग जानते हैं। संगमरमर क्या होता है? CaCO3, संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देन इसके बाद ओजोन डिसइंफेक्टेंट करने के लिए नाम होता है O3। देन इसके बाद फॉस्जीन, हाँ, क्लोरोफॉर्म सुंघाने से आदमी सो जाता है ना, उसमें यूज होती है फॉस्जीन गैस, फॉर्मूला CaCO2, ठीक ना। फॉस्जीन होती है COCl2। देन एक होती है और गैस होती है फॉस्फीन, ये है फॉस्जीन, इसमें G आता है और उसमें F आता है, फॉस्फीन। तो फॉस्फीन गैस होती है PH3। ओके, देन ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, CO2 ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। मैग्नीशिया
हाँ मैग्नीशिया भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बोलते हैं ना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट MHCO3, इसका सोल्यूशन आता है, इसका HCO3 होल ट्वाइस का जो 12% सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। तो इसमें इसका यूज़ करता है पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए, मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। देन ग्लोबर सॉल्ट, गोबर नहीं बोलते ना, ग्लोबर बोलते हैं इसको, है ना। ग्लोबर सॉल्ट जो होता है NaSO4.10H2O, ग्लोबर ग्लोबर सॉल्ट है ये, है ना, NaSO4.10H2O। देन गन पाउडर बनाने के लिए वो कारतूस के अंदर पहले भरते रहे, आजकल तो बंद हो गया, है ना, ठोक करके अंदर की तरफ टिक 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 करके एक छड़ी से भरते रहे हैं, फिर चलाते रहे, फायर करते रहे पहले के समय में। आजकल तो गोलियां आने लग गई, पहले गन पाउडर भरा जाता है। तो गन पाउडर क्या हुआ करता था, तो 75% होता था पोटेशियम नाइट्रेट की NO3, यही फूटता है, पोटेशियम बहुत ज़बरदस्त होता है। 12% सल्फर भरा जाता था, घल जाए तो मर जाए जिसको, और 13% चारकोल आग लगाने के लिए जोरदार। तो इसमें ये भरा जाता रहा है ना, 75% की NO3 और 12% सल्फर और 13% चारकोल। भारी हाइड्रोजन क्या होता है भाई, D2, हैवी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम D2 बोलते हैं। और भारी पानी हार्ड मतलब हैवी वाटर क्या होता है, D2O भारी पानी होता है। चूने का पानी क्या होता है, COH होल ट्वाइस का प्योर सोल्यूशन, COH होल ट्वाइस चूने का पानी, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस। लाफिंग गैस N2O याद रखना, N2O, NO2 मत कर देना, ओके। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। लिथार्ज PbO, लिथार्ज PbO लेड ऑक्साइड, समझ गए ना, लेड ऑक्साइड हो गया PbO। चलिए, तो ये हो गई अपने पास सारे के सारे फॉर्मूले हो गए हैं जितने आ चुके हैं एग्जाम में, इनको कर लीजिए। लास्ट बचा है, अब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी शुरुआत में मैंने पढ़ाया था कि डिफरेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी फटाफट एक बार देखेंगे, है ना। चलिए तो बोल देते हैं जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया भाई, गोल्डस्टीन ने कैनॉल रेस कह लो, पॉजिटिव रेस कह लो या एनोड रेस कह लो, गोल्डस्टीन ने ये धन किरणें, कैनॉल किरणें, पॉजिटिव किरणें, एनोड किरणें जो भी कह लो 1886 में डिस्कवर की थी। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 में न्यूक्लियस की खोज करी, साथ ही साथ प्रोटॉन की भी खोज हो गई। मोस्ले ने 1913-14 में परमाणु क्रमांक की खोज करी थी। 1913-14 में हेनरी मोस्ले परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर की खोज की थी। जेम्स चैडविक 1932 काफ़ी लेट आए, किसकी खोज करते हैं, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की। ओके, देन नील्स बोर, ना मैक्स प्लांक नाम था 1906 में। 1906 में मैक्स प्लांक किसकी थ्योरी देते हैं, द ग्रेट क्वांटम थ्योरी, है ना, क्वांटम थ्योरी देते हैं, क्वांटम सिद्धांत देते हैं 1906 में। उसके बाद 1913 में नील्स बोर हैं, नील्स बोर परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि बोहर्स थ्योरी देते हैं। बोहर्स थ्योरी ये किससे रिलेटेड थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एकदम सही अनुमान नील्स बोर ने लगाया था, नील्स बोर। फिर डब्ल्यू पाउली 1925 में नील्स बोर के बाद पाउली ने एक्सक्लूजन नियम दिया, या बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम देते हैं डब्ल्यू पाउली। फिर हुंड आते हैं, हुंड भी साथ साथ में ही आते हैं 1925 के आसपास। हुंड ने अधिकतम बहुलता का नियम दिया, हुंड रूल बोलते हैं जिसको केमिस्ट्री में, हुंड रूल। देन डी ब्रॉगली 1924 में तरंग यांत्रिकी सिद्धांत देते हैं। 1924 में सर डी ब्रॉगली 1924 में तरंग यांत्रिकी सिद्धांत यानी कि वेव का मैकेनिकल रूल देते हैं। देन हाइजेनबर्ग उसी समय में अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अफबाउ भी उसी टाइम पे आए थे, अफबाउ ने क्रमिक रचना का नियम या अफबाउ का नियम दिया। देन 1925 में फोटोन की खोज की जाती है, क्रॉम्पटन नाम था, A.H. क्रॉम्पटन। तो A.H. क्रॉम्पटन ने किसकी खोज करी भैया, A.H. क्रॉम्पटन ने जो खोज करी थी वो फोटोन की खोज की थी, फोटोन पार्टिकल। जॉन डाल्टन 1803 बहुत ही पहले परमाणु का सिद्धांत। विलियम प्राउट्स पूर्णांक का नियम। डिमित्री मेंडलीफ 1871 में आवर्त सारणी यानी कि आवर्त नियम, एंड आवर्त सारणी मीन्स पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। कोसले एंड लुईस 1915 और 16 में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कोसले एंड लुईस। बॉर्न हैबर जालक ऊर्जा हेतु बॉर्न हैबर चक्र, बॉर्न हैबर ने डिस्कवर किया। हेनरी बैक्यूरेल 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज करी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कार के 1 साल पहले हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी, रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। मैडम क्यूरी 1898 से 1902, ओके।
2 साल हैं इसके खोज करने के, 1898 और 1902, काफ़ी लंबे समय तक इनका जलवा चला है। रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व की इन्होंने खोज की थी, रेडियम के जो मेन तत्व हैं उनकी खोज की थी। सोडी फजान और रसेल 1913 में वर्ग विस्थापन नियम यानी कि स्क्वायरिक डिस्प्लेसमेंट लॉ की खोज करी। रदरफोर्ड अगेन 1999 लिख दिया वो भाई, तब तो मेरा जन्म हो चुका था। रदरफोर्ड ये गलत लिख दिया है, 1899 होगा ये। कृत्रिम नाभिकीय रूपांतरण की खोज करी है। मैटनर तथा फाइस 1936 में नाभिकीय विखंडन मैटनर और फाइस। आयरीन क्यूरी और एफ जेलियो क्यूरी 1934 में कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर की है, आयरीन क्यूरी और एफ जूलियो क्यूरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने अम्ल क्षालक अभिधारणा की खोज करी है। मेनली इतने टफ डिफिकल्ट नहीं आएंगे, एकदम सरल टाइप के आप लोग तैयार कर लीजिए। जो मेन है जैसे रदरफोर्ड की हो गई, जेम्स चैडविक की हो गई, इलेक्ट्रॉन की हो गई है। चलिए, तो केमिस्ट्री का ये पोर्शन अपना पूरा होता है। केमिस्ट्री का जितना पार्ट आ सकता था बच्चों मैंने करा दिया आपको। तो एग्जाम्स में मेनली इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन अपन को आने हैं, तो इसकी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, नमस्कार।